डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का सेशन है न्यूमेरिकल्स के लिए है, जिसमें हम एसएससी जेईई के पीवाईक्यूज में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आज सब्जेक्ट मैंने चूज किया है हाइड्रोलिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिए है कि कैपिलरी ट्यूब है, उसका डायमीटर अगर डबल कर दे तो कैपिलरी राइज है वो कैसे चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एच और डी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू D2 अपॉन D1। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि डाई है वो डबल कर दिया है, तो H1 H2 में इफेक्ट देखना है उसका। तो D2 है वो ट्वाइस ऑफ D1 होगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 2। यहाँ से H2 आ जाएगा H1 बाई 2, तो C हो जाएगा आंसर। और ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा प्रैक्टिस से डायरेक्टली भी कर सकते हो कि एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी के या प्रोपोर्शनल है 1 बाई डी के। तो डी को जितना मतलब चेंज करेंगे उसका उल्टा एच का चेंज होगा। इसको 2 कर रहे हैं वो हाफ होगा, इसको 4 टाइम्स कर रहे हैं वो 1 बाई 4 टाइम्स होगा। तो प्रैक्टिस से आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो ये सब लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए है कि एक कोई फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 है, डायनेमिक विस्कोसिटी हमें दी है 0.0034। अगर विस्कोसिटी के साथ में कुछ मेंशन नहीं किए हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, और अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी तो मेंशन किया जाएगा वहां पर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अब आपको निकालनी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल होता है म्यू अपॉन रो के। म्यू है 0.0034। एस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी रो ऑफ एनी फ्लूइड डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो दूसरा लिक्विड है उसकी रो आ जाएगा एस इंटू रो डब्ल्यू। तो एस की वैल्यू यहाँ पर 1.3 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, रो डब्ल्यू की वैल्यू होती है 1000। ये आपको याद रखनी होगी। और इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ पर तो ए आ जाएगा आंसर। ये 1000 है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 34 अपॉन 1.3 10 रेज टू पावर -4। ये 10 रेज टू पावर 3 नीचे है, ये ऊपर जाएगा -7 हो जाएगा। 13 अपॉन 1.3 पॉइंट हटाओगे तो इसको यहाँ पर ऊपर नीचे से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक कम हो जाएगी पावर। तो 34 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 रेज टू पावर -6। काफी सिंपल है। अब तो 13 को ट्वाइस होता है 26, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि कैपिलरी राइज जो हो रहा है वाटर का एक 1 mm डायमीटर की ट्यूब में वो 3 सेंटीमीटर है, तो 0.2 mm के डायमीटर की ट्यूब में कितना होगा। तो ये रिलेशन तो आपको पता होगा ही, रो जी डी। तो यहाँ से अब क्या होगा, H1 अपॉन H2 विल बी इक्वल टू D2 अपॉन D1, क्योंकि H और D वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर H1 आपको दिया गया है, कैपिलरी राइज है वो 3 सेंटीमीटर है, 1 mm अगर उसका डाया है तो 3 डिवाइडेड बाई H2 आपको निकालना है। डाया D2 है 0.2 और इनिशियली डाया था 1, तो यहाँ से H2 आ गया 3 इंटू 1 अपॉन 0.2। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, फिर 30 डिवाइडेड बाई 2 सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक लिक्विड है जिसका वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक मीटर है, उसका मास है वो 850 केजी है। तो वहां पर 0.85 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम रो लिख लेते हैं। रो होगा 850 अपॉन 1, मतलब 850 केजी पर मीटर क्यूब। और रो डब्ल्यू होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और इनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इनको हम डिवाइड करेंगे तो 0.85 आएगा, मतलब 85 है, 0.85 है वो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि एक ड्रॉपलेट है 0.075 mm की, इसमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर जो डेवलप होगा वो क्या होगा।
अगर सरफेस टेंशन है वो 0.00075 न्यूटन पर एमएम है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत केयरफुल रहना, आप लोग मिस्टेक्स होती हैं जीरो को काउंट करने में, कैलकुलेशन में, तो थोड़ा आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तो आप थोड़ा यूज़्ड टू हो जाओगे और आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाएँगे। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात वही आ जाती है कि आपको फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। 4 सिग्मा अपॉन डी प्रेशर होता है एक ड्रॉपलेट के लिए, और सोप बबल होती है जिसमें अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। उसके लिए होता है P 8 सिग्मा अपॉन डी। करने को तो आप इसे डिराइव करके भी कर सकते हो, लेकिन अगेन मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि जितना ज़्यादा आप डेरिवेशंस में जाओगे, आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। क्वेश्चंस देखते ही आपको एकदम से अगर डेरिवेशन के थ्रू जाना है, तो आपको थोड़ा-सा डिमोटिवेशन आएगा कि हाँ, टाइम लगेगा इसमें। और वहीं पर अगर आप फ़ॉर्मूला याद रख के कर रहे हो, तो ईज़ी रहता है। जितने ज़्यादा हिंट बना सकते हो फ़ॉर्मूला याद रखने को, वो बनाओ। एट लास्ट मैटर ये करता है कि आप कितना परफ़ॉर्म करके आ रहे हैं, नॉलेज कितना है वो मैटर नहीं करता। जैसे कि इसको आप याद रखने के लिए ये कर सकते हो कि सोप बबल है। सोप बबल में क्या होता है, अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है। तो जो 8 जिसमें 2 गोले आ रहे हैं वो हो गया सोप बबल के लिए, और दूसरा हो जाएगा ड्रॉपलेट के लिए। ड्रॉपलेट क्या है, जैसे वाटर का ड्रॉपलेट है, तो उसमें अंदर भी वाटर ही होता है, जबकि सोप बबल में ऐसा नहीं होता है। तो फ़ॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन तो 2 सेकंड का है बस। P यहाँ पर आपको निकालना है 4 इंटू 0.00075 डिवाइडेड बाई 0.075। प्रेशर इंटेंसिटी पूछी गई है न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये न्यूटन पर एमएम में है, ये एमएम में है, तो अभी तो हमारा प्रेशर आएगा वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। तो 4 इंटू 0.00075 अपॉन 0.075, यहाँ पे आप एमएम है तो इसको 10 से डिवाइड करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये आ जाएगा 10⁻²। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 4.4, सॉरी, ये आ जाएगा आंसर। इस टाइप के जो सिंपल फॉर्मूले हैं उनको स्टूडेंट्स याद करने पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो एग्जाम टाइम में याद कर लेंगे हम, अभी तो हम नई-नई चीज़ें कवर करते हैं। तो कैलकुलेशन और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन चीज़ों दोनों चीज़ों को ही आप पोस्टपोन मत कीजिए, स्टार्टिंग से कोशिश करिए फॉर्मूले याद करने की, क्योंकि एक बार में याद नहीं होते हैं, आप करोगे याद, फिर भूलोगे, फिर करोगे, तो ये साइकिल चलेगा काफ़ी बार तब जाके चीज़ें याद होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 1 महीने पहले बैठो कि हाँ, अब मुझे सारे फॉर्मूले याद करने हैं और आप कर पाओ, वो इफ़ेक्टिव नहीं रहने वाला है। कंटेंट चाहे कम कवर कर लो, जितना कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और कैलकुलेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन करते ही नहीं है खुद से। उन्हें लगता है कांसेप्ट समझ लिया बस आगे बढ़ो, और देन फिर वो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है उनके लिए, और कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है कि एग्ज़ाम में आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ देती है अगर प्रैक्टिस नहीं की गई है तो। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लगना चाहिए कितना टाइम लगने वाला है इसमें, कैसी कैलकुलेशन है इसकी, ईज़ी है या टफ है, क्या कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें अप्लाई हो सकती है। अदरवाइज़ अगर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आ गए ना तो बहुत मुश्किल होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कंप्रेसिबिलिटी है वो अगर ये है तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? बल्क मॉड्यूलस होता है ये इन्वर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है। बल्क मॉड्यूलस वैसा ही है जैसा यंग्स मॉड्यूलस होता है जो सोम में यंग्स मॉड्यूलस क्या कहता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सेम वही बल्क मॉड्यूलस है, बट यहाँ पर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसका इन्वर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी। डेल्टा वी जितना ज़्यादा होगा, कंप्रेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इससे भी पता चल रहा है कि ये इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। अब यहाँ पर आपको कंप्रेसिबिलिटी दी गई है, बल्क मॉड्यूलस पूछा है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻11। इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई 5। 2 इंटू 10⁻10 आ गया। आपसे पूछा गया गीगा पास्कल में, तो गीगा पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻9 से हम डिवाइड करेंगे और ये 20 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्टोक्स में क्या होगी अगर डायनेमिक विस्कोसिटी किसी फ्लूइड की 0.5 पोइज है
और स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.4 है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू पूछा गया है आपसे, ये इक्वल होता है म्यू अपॉन रो के। है तो सिंपल, थोड़ा-सा कैलकुलेशंस के लिए आपको यूनिट्स का कन्वर्जन का पता होना चाहिए। पोइज होती है विस्कोसिटी की यूनिट और ये रिलेशन होता है इसका एसआई यूनिट के साथ में। 10 पोइज विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई कि अगर मुझे पोइज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 से डिवाइड करना होगा, या मैं कह सकती हूँ 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो म्यू आ गया 0.5 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई रो, रो हो जाएगा 0.4 इंटू 1000। ये मेरी यूनिट आई है अभी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सारे मैंने ऐसा यूनिट में लिए हैं। स्टोक्स होती है, सीजीएस यूनिट होती है, तो इसको स्टोक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10⁻4 से, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर कम में करने के लिए 10⁻2 से करते हैं और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका फिर से स्क्वायर होगा तो 10⁻4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखें यहाँ पर इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000। अब 1000 है, ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल होगा और 10 और ये 10⁻⁻1 कैंसिल हो गया आपस में, आ गया 5/4, तो 1.25 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक स्फेयर है जिसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, मूव कर रहा है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। डायनेमिक विस्कोसिटी हमें दी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। यहाँ पर हमसे रेनॉल्ड्स नंबर पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला भी आपको हमेशा हमेशा याद होना चाहिए, कोई भी फॉर्मूला बाद के लिए नहीं टालना है। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है। अब तो जस्ट आपको वैल्यू रखनी है। रो है वो हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.9 है तो 0.9 इंटू 1000 इंटू वेलोसिटी है 4 इंटू डायमीटर ऐसा यूनिट में हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻1। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इजी सी कैलकुलेशन है, सी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें दिया है कि गैस प्रेशर है किसी पॉइंट पर, वो किसके इक्वल होता है। ये तो ऐसा टॉपिक है, एक बार अगर आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं कभी इसमें आपको। मैंने भी फ्लूइड मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स तक का एक कवर किया हुआ है लेक्चर में, स्टार्टिंग से चैप्टर 1 जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज से लेके फ्लूइड काइनेमेटिक्स तक एक ही सिंगल वीडियो में कवर किया हुआ है और काफी कन्फाइंड फॉर्म में है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो अगर आपको इसको बहुत डिटेल में समझना है तो। अभी मैं फॉर्मूला अगर बताऊं तो क्या होता है कि गैस प्रेशर के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम लेते हैं और एब्सोल्यूट के लिए एब्सोल्यूट जीरो को डेटम लेते हैं, तो इसलिए पी एब्सोल्यूट इक्वल होता है पी गैस प्रेशर प्लस पी एटमॉस्फेरिक। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, गैस प्रेशर किसके इक्वल होगा, तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक के इक्वल होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी आएगा आंसर। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर का लिंक ऊपर मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप देख सकते हो वहां जाके। जो भी इसमें आया है सारे क्वेश्चंस काइनेमेटिक्स के चैप्टर तक, वो उस एक छोटे से वीडियो से सारे कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम समझ के पूरा अच्छे से कवर करेंगे, बट इसके करने के दो तरीके हैं। चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रख लें, SM/S-1। इससे भी अगर आपके फॉर्मूला याद रखने का स्टेमिना ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। अदरवाइज फिर आपको पूरा वो लिखना पड़ेगा प्रेशर की फॉर्म में, इक्वेशन जो बनेगी। अगर इससे आप करते हो तो x है ये इक्वल आएगा H20 अपॉन SM। यहाँ पर दिया है मरकरी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर है, तो SM यहाँ पर है 13.6 क्योंकि मरकरी है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है -1, तो 20 इंटू 12.6 ये आया है सेंटीमीटर में, ये प्रेशर आया है वाटर की टर्म में सेंटीमीटर में। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और 2.52 आ जाएगा आंसर। अब अगर ऐसे ना करके हमें अगर इक्वेशन लिख के करना पड़े तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा। दो पाइप है, एक पॉइंट ए है एक बी है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक साइड ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा साइड बी से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर हम मूव करते हैं
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर में कोई चेंज नहीं होता है। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाते हैं तो WS जितना प्रेशर इंक्रीज होता है, अपवर्ड आते हैं तो डिक्रीज होता है। अब यहाँ से लेके हम यहाँ तक जाएंगे, इस कॉलम में फिल हुआ हुआ है यहाँ पर वाटर, तो प्रेशर की इक्वेशन बनेगी PA माइनस x प्लस h है टोटल डिस्टेंस ये, इंटू रो W, या फिर S की फॉर्म में लिख दें इसको, रो W लिख देते हैं। अब यहाँ पर पहुंच गए हम। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने में क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा? अगर आप इक्वेशन लिखते भी हो, आप डाउनवर्ड जाओगे प्लस आएगा, सेम मैग्नीट्यूड से अपवर्ड आओगे तो माइनस आएगा, तो कोई लिखने का मतलब नहीं बनता है। लिखने का मतलब बनता अगर दोनों साइड्स डिफरेंट लिक्विड होता। अभी दोनों सेम है तो ये मैग्नीट्यूड जो आएगा अपवर्ड डाउनवर्ड में, ये इक्वल होके कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पहुंच गए इस वाले पॉइंट पे, अब हमें बी तक जाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए इक्वेशन क्या होगी? अपवर्ड जा रहे हैं, नेगेटिव होगा, माइनस वैल्यू है एच की, एस एम अगर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो एस एम इंटू रो डब्ल्यू इंटू यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एच, एच डिस्टेंस जितना वाटर कॉलम है। इससे ऊपर जाएंगे तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे एक्स डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है लिक्विड, वो है वाटर, तो आ जाएगा x इंटू रो W इज इक्वल टू PB। अब इस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं, इसका प्रेशर PB के प्रेशर के इक्वल होगा, क्योंकि अब तो हमें हॉरिजॉन्टली मूव करना है और हॉरिजॉन्टली चेंज होता नहीं है कुछ प्रेशर में। तो यहाँ से PA माइनस PB विल बी इक्वल टू SM रो WH माइनस, ये माइनस का है तो इधर आके x रो W, ये x रो W और h रो W, सॉरी ये एक मिस्टेक है यहाँ पर, सॉरी। इनिशियली जब हम ए से यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी ना इक्वेशन, क्योंकि हम डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, सॉरी। सो अब ये प्लस है। अब इन दोनों इक्वेशन, इनको मैं दोनों टर्म्स को देखूं तो एक्स वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, मेरी इक्वेशन क्या बनेगी? रो डब्ल्यू इंटू एच, और यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एच को मैं बाहर लूं तो अंदर आ जाएगा एच को, और एच रो डब्ल्यू दोनों को ही बाहर ले सकती हूँ, अंदर बचेगा SM माइनस 1। अब अभी प्रेशर आया है प्रेशर की टर्म में, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाइप यूनिट होती है उस टर्म में आया है। हमें इसको कन्वर्ट करना है वाटर की फॉर्म में, तो हम इसको वाटर से डिवाइड कर देते हैं रो डब्ल्यू से, तो रो डब्ल्यू से रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बन गई? यही इक्वेशन आ गई, एच एस एम माइनस 1। अभी तो क्या था, ये फ्लूइड था वो वाटर ही था। अगर वाटर के अलावा दूसरा कोई फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है, वो होता इन पाइप्स में यहाँ पर प्रेजेंट होता, तो ये इक्वेशन बन जाती। तो आप पे है, आप चाहे तो याद भी रख सकते हो इसको, अदरवाइज ऐसे लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इमर्ज की गई है लिक्विड में, रिलेटिव डेंसिटी 0.85 है, और वाटर सरफेस के साथ ये जो प्लेन है जो रेक्टेंगुलर प्लेट का, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो प्रेशर फोर्स क्या होगा वन साइड ऑफ द प्लेट? ये फ्री वाटर सरफेस है, इसमें इस तरीके से ये प्लेट आपकी रखी हुई है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये वाली 1.25 मीटर है, सॉरी 2.4 मीटर है, ये 2.4 मीटर है। प्रेशर फोर्स पूछा गया आपसे, इंक्लाइंड है और ये वाला एंगल है, ये है 60 डिग्री। अब यहाँ पे इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो, इक्वेशन चेंज नहीं होती है प्रेशर फोर्स की, तो WA h बार ही होगा। अब h बार आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी डेप्थ पे इसका सेंट्रोइड होगा। इसके लिए मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करती हूँ, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं लेंथ, तो ये डिस्टेंस भी 1.2 मीटर है और ये भी 1.2 मीटर है। तो सेंटर पॉइंट मैंने लिया है क्योंकि वहीं पर सेंट्रोइड होगा। अब मैंने सेंटर पॉइंट लिया है और इस ट्राइंगल को मैं अगर कंसिडर करूं तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ
कि ये डिस्टेंस अगर 1.2 मीटर है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्टेंस होगी 1.2 साइन 60 डिग्री। एच बार आ गया मेरा साइन 60 डिग्री। अब मैं लिख सकती हूँ इक्वेशन डब्लू है, यहाँ पे दिया है रिलेटिव डेंसिटी 0.85, ओके। तो 0.85 इंटू रो डब्लू, ये तो रो डब्लू इंटू 9.8, ये तो आ गया डब्लू जो लिक्विड वहां पर प्रेजेंट है उसका, इंटू एरिया इसका आ जाएगा 2.4 इंटू 1.2, और एच बार आ जाएगा 1.2 इंटू साइन 60। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, बट मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड की कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं आ रही है, तो आप कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो आंसर ऑप्शन बी आएगा। अभी वाला ये न्यूटन में आएगा, आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया है कि एक ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, उसके टर्म में प्रेशर हमें मेजर करना है कि उसके इक्विवेलेंट प्रेशर क्या होगा। इक्विवेलेंट प्रेशर कौन सा क्यों कैलकुलेट करना है, 4.5 मीटर ऑफ वाटर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वाटर अगर कहीं पर फिल किया हुआ है तो 4.5 मीटर की डेप्थ पे, जैसे ये टैंक है कोई, यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, तो 4.5 मीटर की डेप्थ पे जो प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को आपको कन्वर्ट करना है एक दूसरे लिक्विड की है जो कि ऑयल है, उसके प्रेशर हेड की टर्म में। दो तरीके से हम प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम ऐसे बोल देते हैं एक्स मीटर ऑफ वाटर, वाई मीटर ऑफ ऑयल। इनका कन्वर्जन तो आप निकाल ही सकते हो कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू एच का जो रिलेशन होता है उसी से होगा। तो अब 4.5 मीटर ऑफ वाटर, तो प्रेशर क्या होगा ये 4.5 इंटू 9800, रो डब्ल्यू होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और डब्ल्यू होता है रो डब्ल्यू इंटू जी, क्योंकि डब्ल्यू एम जी होता है, तो एम को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो है, डब्ल्यू को कर रहा है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यहाँ से आया आ जाता है 9800, 9800। अब इसमें यहाँ पर हमें ये लिख दिया, हमें निकालना ऑयल की टर्म में, तो ऑयल की टर्म में अगर हेड एच है तो प्रेशर क्या होगा 0.9 इंटू 9800 इंटू हेड, दिस शुड बी इक्वल टू दिस प्रेशर 4.5 इंटू 9800, ये कैंसिल हो गया, और एच आ जाएगा 4.5 अपॉन 0.9, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। और इस टाइप के इक्वेशंस में आप इसको सिर्फ डब्ल्यू ही लिख दो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर वो कैंसिल तो होना ही है दोनों साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं जहाँ पे ये वैल्यूज दी है, एक्स वाई जेड लिखा है इनकी जगह, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ये वैल्यू दी गई है ना, ऐसे क्वेश्चन को आप कभी भी फर्स्ट राउंड में सोल्व मत करना। कंसेप्ट इजी है, आप कर सकते हो नो डाउट। पहला तो है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, और दूसरा इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सेकंड राउंड के लिए रखो ऐसे क्वेश्चंस को। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें दिया है कि ए पर गैस प्रेशर है वो -10.89 है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रेविटी का 1.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। मैं इनको शो करने के लिए अलग कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह जो आपको लिक्विड दिख रहा है ना वो सेम नहीं है। यहाँ पर 1.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला लिक्विड है जो मैंने रेड कलर से शो किया है, और ब्लू वाला जहाँ पर कलर है वहां पर दूसरा कोई लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बी है। बी वाली स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको निकालनी है। ए का प्रेशर हमें दिया गया है 10.89, डिफरेंट पॉइंट्स का लेवल दिया गया है, जैसे इसका 3.2 है, इसका 2.74 है, इसका ये 3.429 दिया गया है। अब क्या करना है, इसका एक जो नेक्स्ट वाला एंड है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया हम प्रेशर की इक्वेशन लिखते आएंगे, यहाँ पर जो प्रेशर है वो 0 के इक्वल कर देंगे, या फिर आप उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल कर दो, और पीए के प्रेशर को भी फिर आप ऐसे लिखो कि एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस पीए। आप समझ रहे हो शायद मेरी बात को, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाती हूँ। दो तरीके हो सकते हैं,
अगर आप गैस प्रेशर वाले टर्म से उस सिस्टम को फॉलो कर रहे हो गैस प्रेशर वाले को, तो यहाँ का प्रेशर है उसको हम 0 बोलेंगे। उस केस में यहाँ का कुछ प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर 0 होगा। दूसरा, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म वाले को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ का ये गैस प्रेशर दिया गया है, तो यहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर फिर होगा P एटमॉस्फेरिक माइनस 10.89 और यहाँ का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेरिक। तो कोई सा भी फॉलो कर सकते हो आप सिस्टम। मेरी तो एडवाइस है कि आप गेज वाला फॉलो करो ऐसे में, क्योंकि ये प्रेशर एब्सोल्यूट ना देके गेज प्रेशर दिया गया होता है। तो फ्री एंड पे जाके जो भी प्रेशर की टर्म आ रही है उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि अब वहां पर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर है और गेज प्रेशर का वैल्यू वहां पर 0 होगा। अब PA है, ये है 10.89। अब इक्वेशन हम आगे से आगे लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं PA से। 10.89 इसके बाद हम इक्वेशन में आगे जाएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, 1 से लेके 2 तक जाएंगे, तो वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज होगा, प्लस होगा पहले तो, फिर इंक्रीज होगा 3.2 माइनस 2.743, ये तो हो गया हेड, मल्टीप्लाई बाय डब्लू हो जाएगा 1.6 इंटू रो डब्लू इंटू जी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको हम सिर्फ डब्लू लिख सकते हैं, डब्लू लिख सकते हैं। डब्लू क्या है, स्पेसिफिक रेट ऑफ वाटर है। अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं रख रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से करने पे इजी भी रहता है थोड़ा। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप यहाँ से 2 से लेके 3 पे जाते हो ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा प्रेशर में, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो एयर है। एयर में आप ऊपर नीचे जा रहे हो, बहुत ही माइनर सा चेंजेस मिलते हैं और उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एयर में तो कुछ मीटर हम ऊपर चलते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, तो थोड़ा बहुत चेंजेस मिलते हैं हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की अगर बात करें। तो यहाँ पर तो जस्ट कुछ mm में सेंटीमीटर में है, तो कुछ चेंज आएगा नहीं 2 से लेके 3 तक जाने में। 3 से लेके 4 तक आने में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी इस वाले ट्यूब में का जो पार्ट है, ये कॉलम है, इसमें एयर है। अब चेंज आएगा जब 4 से लेके 5 पे जाएंगे। 4 से लेके मैं यहाँ नीचे नहीं जा रही हूँ बॉटम पे, क्योंकि यहाँ नीचे जाने का फायदा नहीं है, मैं यहाँ से सीधा इधर जंप कर रही हूँ, क्योंकि नीचे जाने पे अगेन वो टर्म्स है वो कैंसिल आउट होंगे। तो अब 4 से लेके 5 तक जाने के लिए डाउनवर्ड जा रहे हैं, प्रेशर में इंक्रीज होगा। ये माइनस का है, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, सॉरी ए का प्रेशर है, माइनस है, तो मैं यहाँ पे ये माइनस लगा रही हूँ। जी से हम नीचे जाएंगे, प्लस आएगा। मान लिया कि लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी एस है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ये तो आ गया उसका स्पेसिफिक वेट, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी 3.429 माइनस 3.429 माइनस 3.048, 3.048, ये 3.048 है यहाँ वाला। इसको अब आप यहाँ पर करेंगे तो हम यहाँ पहुंच गए अब एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे फ्री एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, तो इस प्रेशर को मैं 0 के इक्वेट कर दूंगी। यहाँ से इक्वेशन मेरी बन गई 10.89 इज इक्वल टू 3.2 माइनस 2.743 का आ जाएगा 0.457 इंटू 1.6 इंटू डब्लू प्लस, और ये अगला आ जाएगा 0.381 इंटू एस जो हमें निकालना है इंटू डब्लू। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करके निकाल सकते हो एस, ये एस है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमें निकालना है, और डब्लू वाटर का स्पेसिफिक वेट है। तो डब्लू की जगह आप लिखोगे 9800, और इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एस इक्वल आ जाएगा 1 के। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक और ध्यान देने की चीज है कि ये किलो पास्कल है, तो यहाँ पर 10⁻³ लेके चलना पड़ेगा हमें, इंटू 10⁻³। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि एक स्लूइस गेट है जिसका डायमेंशन है 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इसमें टोटल प्रेशर क्या होगा, अगर इसका टॉप है, जो 2 मीटर सरफेस है वो इसका टॉप है, और वो फ्री वाटर सरफेस से 0.5 मीटर नीचे है। जैसे ये फ्री वाटर सरफेस है, तो इस तरीके से लोकेटेड है ये स्लूइस गेट। ये वाला डिस्टेंस है, ये 0.5 मीटर है, और ये सेंट्रोइड यहाँ पर होगा इसके बीच में। टोटल तो ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये वाली वर्टिकल वाली।
हॉरिजॉन्टल वाली 2 मीटर है। तो इसका सेंट्रोइड यहाँ से 0.5 मीटर पे होगा। तो इसके सेंट्रोइड की फ्री वाटर सरफेस से टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर। तो एच बार यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। टोटल प्रेशर पूछा गया है, प्रेशर होता है WA_H बार, बट प्रेशर केजी के टर्म में दिया है, तो W की जगह हम रो लेंगे। तो रो यहाँ पर हो जाएगा, रो AH बार हो जाएगा प्रेशर। तो यूनिट्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, कहीं-कहीं पर फोर्स की जगह केजी मास की यूनिट में भी ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो रो हो गया 1000, इसका एरिया हो गया 2 × 1 और एच बार हो गया 1। तो 2000 केजी आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए है कि एक लॉन्गिट्यूडनल रेक्टेंगुलर सरफेस है जिसको हैंग किया गया है वाटर में इस तरीके से कि इसकी टॉप और बॉटम पॉइंट्स हैं वो 1.5 मीटर और 6 मीटर पे हैं। तो डेप्थ ऑफ प्रेशर क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाले जो चैप्टर है उसमें 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक तो होता है कि वर्टिकली रखा गया है प्लेट को, जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया कि इस तरीके से है। एक होता है इंक्लाइंड वाला, जो भी हम पीछे करके आए हैं। अब कभी-कभी क्वेश्चन क्या होता है, इंक्लाइंड वाला होता है और वो एंगल नहीं देता है और वो उसकी टोटल डेप्थ दे देता है। तो वैसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं इन क्वेश्चंस में कोई, तो मैं इसी क्वेश्चन से एक बार आपको थोड़ा-सा उसका भी बता देती हूँ कि वैसा क्वेश्चन आए तो कैसा करना है। यहाँ पे तो ये दिया है कि ये 1.5 मीटर है और ये डिस्टेंस है ये 6 मीटर है और हमें इसकी डेप्थ नहीं दी है। इसकी डेप्थ नहीं दी है, इंक्लाइंड का भी कुछ नहीं लिखा है। इट मीन्स ये इस तरीके से वर्टिकली ही रखा गया है। इंक्लाइंड नहीं है, इस फ्री वाटर सरफेस के साथ में कोई एंगल नहीं बना रहा है, इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में है। तो इसकी डेप्थ आप निकाल लोगे, ये 6 मीटर है और ये 1.5 मीटर है, तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 4.5 मीटर। बट कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि टोटल डेप्थ तो है 6 मीटर, इसके टॉप की फ्री वाटर सरफेस से डिस्टेंस है 1.5 मीटर और बॉटम की डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से जज करना पड़ेगा कि प्लेट है वो इंक्लाइंड है और थीटा कितना है। अगर ये वर्टिकली होती तो टॉप और बॉटम वाले का डिफरेंस उसकी डेप्थ के इक्वल होता। तो ये टॉप से डिस्टेंस है, ये बॉटम से डिस्टेंस है, इनका डिफरेंस आ रहा है 4.5, ये डेप्थ के इक्वल आना चाहिए था अगर ऐसे रखा गया होता तो। ऐसे नहीं रखा गया है, 4.5 मीटर इसकी डेप्थ नहीं है, डेप्थ 6 मीटर है। तो यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि प्लेट है वो इंक्लाइंड है। अब प्लेट इंक्लाइंड है तो वो एंगल हम कैसे निकालें? उस एंगल को आप ऐसे निकालोगे जैसे ये आपकी प्लेट है, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है? और ये डिस्टेंस टोटल है, ये वाली डिस्टेंस है 6 मीटर। तो अब तो आप निकाल सकते हो, इस वाले ट्राइंगल को ही कंसीडर कर लीजिए और ये थीटा निकाल सकते हो आप। ये 6 मीटर है, ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर माइनस 1.5 मीटर 4.5 मीटर आ गई और इस ट्राइंगल से आप ये थीटा निकाल सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी वाला तो काफ़ी सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन है बट फंडामेंटली सिंपल है क्वेश्चन। ये इस तरीके से है, एच या फिर हम कह सकते हैं डी, इसकी डेप्थ हो जाएगी 4.5 मीटर। एच बार निकालना होगा हमें, एच बार होगा इसके बीच में होगा सेंट्रोइड, तो ये टोटल 4.5 मीटर है, तो ये 4.5 बाई 2 है, तो 2.25 हो गया ये। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2.25 हो गई, ये ऊपर वाली डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है। तो एच बार अब आ जाएगा 1.5 प्लस 2.25 यानी ये आ जाएगा 3.75। अब आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। बी आपको दिया नहीं है बट बी की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, जैसे मैं ऐसे लिखूँ इसको, बी डी क्यूब अपॉन ए आ गया बी डी, एच बार आ गया 3.75 प्लस 3.75। अब यहाँ पर बी से बी कैंसिल हो रहा है, डी की आप वैल्यू रख दोगे जो है 4.5 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 4.2 आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है कैलकुलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा है कि 200 किलो पास्कल प्रेशर के इक्विवेलेंट
हेड है वो जेड मीटर है किसी लिक्विड का जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.59 है, तो जेड क्या है? कहने का मतलब है कि कोई लिक्विड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.59 है, वो फिल किया हुआ है, तो कितनी डेप्थ पे जो है प्रेशर होगा वो 200 किलो पास्कल होगा। तो प्रेशर होता है WH 1.59 इंटू 9800, ये तो हो गया इसका W इंटू एच जो कि हमें निकालना है जिसको ये Z बोल रहे हैं, इंटू 200 इंटू किलो पास्कल है ये। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट पास्कल होती है। यूनिट्स भी आपकी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने से ही क्लियरिटी आएगी, याद रहेंगी। 200 इंटू 10⁻³ हो गया। यहाँ से अब आप एच निकाल लोगे 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.59 है ये, 59 इंटू 9800। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको मैं थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे कि 9800 को आप 10,000 ले लीजिए और 1.59 को 1.6 ले लो। आपने डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, तो आपका आंसर है वो थोड़ा-सा कम हो गया है। अभी जो मतलब जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी-सी कम आएगी एक्चुअल आंसर से, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है। तो आप ये साइन लगा दो कि एक्चुअल जो आंसर होगा वो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उससे थोड़ा बड़ा होगा। और इससे आप अगर 1.6 और 10,000 लेके करोगे तो ईज़ी पड़ेगा काफ़ी, और आपका आंसर आएगा वो 12.5 आएगा। यानी इससे थोड़ा-सा बड़ा होगा एक्चुअल आंसर, और वो 12.82 होगा। अब यहाँ पे किसी को डाउट ये भी आ सकता है कि 13.14 क्यों नहीं है? तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस से आपको पता चलने लगेगा कि भई कौन-सी वाली वैल्यू होगी। और काफ़ी बार तो और भी ज़्यादा गैप होता है, तो और भी ज़्यादा आप अप्रोक्सिमेशन कर सकते हो, ऑप्शंस अगर बहुत दूर-दूर हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें दिए है कि एक सर्टेन पॉइंट है, वहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर है, वो है 850 mm ऑफ मर्करी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो है 700 mm ऑफ मर्करी। तो P एब्सोल्यूट इक्वल होता है P गेज प्लस P एटमॉस्फेरिक। अब एब्सोल्यूट हमें दिया गया है 850 है, P गेज हमें निकालना है और P एटमॉस्फेरिक है 700, तो 150 आ जाएगा, काफ़ी सिंपल है, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि जो बैरोमीटर है उसमें जो राइज होता है मरकरी में वो 80 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बैरोमीटर आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, इस तरीके से एक डिवाइस होता है, पहले एक बीकर जैसा है, इसमें मरकरी फिल किया हुआ है और इसके ऊपर एक उल्टा किया हुआ है ट्यूब सा रखा होता है, और ये यहाँ पर मरकरी है, ये ट्यूब है, इसमें से एयर नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें वैक्यूम होता है। अब इसमें वैक्यूम है और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इसमें ये राइज होगा मरकरी इस ट्यूब के अंदर। अब राइज होके मान लिया यहाँ चला गया है, तो अब इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा वो मैं निकाल सकती हूँ। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की डिवाइस बैरोमीटर में। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा इस ट्यूब में फिर मरकरी का राइज होगा। अब क्वेश्चन में दिया है कि राइज है वो 80 है, तो 80 अगर राइज है तो 80 के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या आएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में? 80 इंटू 13.6 इंटू 9800, ये तो आ गया प्रेशर। 80 है वो में है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। 13.6 इंटू 98, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आया 13.6 इंटू 98 इंटू 8। 98 को अगर मैं 100 ले लूँ, अब जो मेरा कैलकुलेशन करने पे आएगी वैल्यू, वो एक्चुअल आंसर से थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो उससे थोड़ी कम जो वैल्यू होगी वो आंसर होगा। और यहाँ पे तो काफ़ी गैप है, आप फ्रीली अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो अब 100 13.6 इंटू 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो ये 11968 कुछ आएगा। 80 है तो आप करके देख लीजिए, इसके आस-पास कुछ आएगा आपका, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर है वो ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि प्रेशर गेज है, वो फिट किया गया 2 पॉइंट्स पर और प्रेशर आ रहा है 50 किलो पास्कल और 100 किलो पास्कल, और पॉइंट्स हैं वो 10 मीटर और 15 मीटर की 5 मीटर की हाइट पे हैं। तो जैसे ये कोई टैंक है, एक प्रेशर गेज यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा प्रेशर गेज
एक यहाँ लगा है, दूसरा नीचे लगा है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 50, यहाँ पर आ रही है 100। ये डिस्टेंस इसकी है 10 मीटर और ये डिस्टेंस यहाँ पर है, ये है 5 मीटर। ये 5 मीटर हो गया, ये वाला है 10 मीटर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर गेजेज हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं। जो मैनोमीटर वगैरह हैं वो गेज प्रेशर मेजर करते हैं। मैनोमीटर आपका जो दूसरे डिवाइसेज हैं प्रेशर मेजर करने की, पीजियोमीटर। तो अब यहाँ पर ये प्रेशर मेजर करिए एब्सोल्यूट प्रेशर, तो 50 किसके इक्वल है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा उसके, प्लस जितना इंक्रीज हुआ प्रेशर में ये 5 मीटर की डिस्टेंस डाउनवर्ड जाने में, तो 5 इंटू डब्ल्यू। ये प्रेशर 100 किसके इक्वल होगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डाउनवर्ड कितना जा रहे हैं 10, तो 10 इंटू डब्ल्यू से इंक्रीज हुआ प्रेशर में, और पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो था जो यहाँ पर लग रहा है टॉप पर। इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं तो 100 माइनस 50, बट ध्यान रहे यहाँ पर ये 100 और 50 है किलो पास्कल में है, तो हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू डब्ल्यू। अब ये डब्ल्यू हमें निकालना है, बट डब्ल्यू ना पूछ के इसने रो पूछा है, तो हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं, उससे फिर रो निकालेंगे। तो डब्ल्यू यहाँ पर आ गया 50 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 5, तो 10⁻⁴ आ गया। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है रो जी, यहाँ पर दिया है कि जी को आप 10 ले लो, तो रो आ जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 10,000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि ये डायग्राम में जो ट्राइंगुलर सरफेस दी है वर्टिकली इसको रखा गया है, और ये फ्री वाटर सरफेस है वो यहाँ पर है, और हमसे पूछा है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसकी क्या डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर। तो एच पी हमसे पूछा गया है, तो एच पी इक्वल होगा आई जी अपॉन एच बार के, प्लस एच बार। एच बार क्या होगा, इसका सेंट्रोइड है, ये यहाँ से होगा h/3 डिस्टेंस पे, इससे होगा 2h/3 डिस्टेंस पे, तो हमें तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए फ्री वाटर सरफेस से जो सेंट्रोइड है उसकी डिस्टेंस, तो h बार आ गया h/3 के इक्वल। आई जी क्या होगा, ट्राइंगुलर के लिए होता है bh³ अपॉन 36, a हो जाएगा bh/2, तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें रखेंगे, bh³ अपॉन 36 bh/2 इंटू एच बार है, ये है h/3 प्लस एच बार की जगह आ गया h/3। इसको आप सोल्व करोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा और 6 डिवाइडेड बाई 36 बचेगा, प्लस h/3। ये आ जाएगा h/6 प्लस h/3। इसको सोल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3h/6 यानी h/2 ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिए हैं कि एक लेवल रोड है, उसमें एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसकी हाइट 0.8 मीटर है, डाया 0.5 मीटर है। इसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो दे रहे हैं व्हीकल को वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इनिशियल अलाउेबल हाइट क्या होगी कि कोई भी स्पिल ना हो वाटर में से। तो जैसे कि कोई ओपन कंटेनर है, ये इसमें वाटर का लेवल है, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन देते हैं तो आगे की साइड में फ्लूइड का लेवल नीचे चला जाता है, पीछे की साइड में है वो ऊपर चला जाता है। इसको आप इससे भी समझ सकते हो कि कोई ट्रक है, उसमें कोई एक आपने सामान रखा हुआ है, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो ही वो स्टार्ट होगा क्या होगा, वो सामान जो लूजली रखा हुआ है, टाई नहीं किया हुआ किसी चीज के साथ में, वो पीछे चला जाएगा स्लाइड करके। तो सेम यही मैकेनिज्म यहाँ पर होता है कि पीछे इकट्ठा हो जाता है, आगे की साइड में नीचे चला जाता है लेवल। तो अगर इस टैंक को मैं इधर कोई हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन अगर दूं तो अब जो टैंक जो है उसमें लेवल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले ये था, अब क्या हुआ है, ये बीच का पॉइंट तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा वाटर लेवल। इनिशियली वाटर लेवल था वो
ये वाला था। और जो ये वाटर लेवल होगा इसमें ये जो एंगल थीटा बन रहा है, ये इक्वल होगा tan थीटा बाई a अपॉन जी। a है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो ये इक्वल होगा a अपॉन जी के। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितना यहाँ पर डेल्टा एच राइज होगा उतना ही इधर की साइड है वो फॉल होगा। सेंटर में जो पॉइंट है वो एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा। तो अगर मुझे डेल्टा एच मिल जाए यहाँ पर, तो मैं बता सकती हूँ कि जो लेवल है इनिशियल वाला उससे इतना राइज होने वाला है, तो इतना नीचे रख लीजिए। अब लेवल के लिए मुझे थीटा पता होना चाहिए और थीटा मैं निकाल सकती हूँ। ए दिया गया 5, जी 9.8 होता है, बट यहाँ पर ऑप्शंस काफी दूर हैं एक दूसरे से, तो हम 10 ले लेंगे डिवाइडेड बाई 10, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.5। अब ये जो कंटेनर है इसका डाया है वो 0.5 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 0.25, ये वाली भी 0.25। अब मैं डेल्टा एच निकाल सकती हूँ। 0.5 विल बी इक्वल टू tan थीटा इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल होगा डेल्टा एच अपॉन 0.25। यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा 0.25 इंटू 0.5, ये आ गया 0.125। तो जो इनिशियल लेवल है उससे 0.125 मीटर ऊपर जाएगा लेवल। तो अगर मैं इतना नीचे रख लूँ वाटर लेवल को, तो कोई वाटर स्पिल नहीं होगा। टोटल हाइट है 0.8 मीटर, तो इनिशियल अलाउेबल हाइट 0.8 में से हम ये माइनस कर देंगे 0.1285, तो ये आ जाएगा 0.6 800 1 2 5 5 7 और 6.675 मीटर आएगा हमारा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर में ऑप्शन बी। तो काफी सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला है ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक ओड शेप की कोई बॉडी है जिसका वेट 7.5 केजी है, वॉल्यूम है 0.01 क्यूबिक मीटर है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है किसी फ्लूइड में, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी। तो जैसे कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई बॉडी है, इसको आपने पानी के ऊपर रखा, तो क्या होगा जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है, जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है, उस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का जो वेट है वो बायोसी फोर्स होता है। पहले इसकी ये पोजीशन थी, अब क्या हुआ टोटल W डाउनवर्ड लग रहा है, F भी अपवर्ड लग रहा है। W अगर एफ बी से ग्रेटर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मूवमेंट होगा, कुछ और पोर्शन उसका लिक्विड में डूबेगा, बायोसी फोर्स और बढ़ेगा, क्योंकि बायोसी फोर्स तो इसके इक्वल है, जो वॉल्यूम जो यहाँ पर अंदर डूबा हुआ है इसके प्रोपोर्शनल है। ऐसे करते करते एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितनी लाइट कोई बॉडी होगी उसका उतना ही कम पोर्शन पानी में डूबा हुआ रहेगा, ज्यादा बाहर रहेगा, और हैवी होगी तो ज्यादा पोर्शन पानी में डूबा हुआ रहेगा, कम बाहर रहेगा, अगर कंपेयर करें दोनों को। तो अब यहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी ही सबमर्ज्ड है, मतलब पूरी बॉडी पानी में डूब गई, तब जाके इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है बायोंसी फोर्स और वेट में। तो बायोंसी फोर्स इक्वल होगा इसके पूरे का जो वॉल्यूम है 0.01 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इनटू एस। स्पेसिफिक वेट की जगह मैं रो डब्ल्यू ले रही हूँ, क्योंकि बॉडी का वेट भी केजी में दिया गया है, तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू ना लेके रो ले रही हूँ। तो रो डब्ल्यू इंटू एस उस लिक्विड का मास डेंसिटी हो गया जिसमें बॉडी को हमने रखा हुआ है, और ये आ गया बायोंसी फोर्स, ये इक्वल है 7.5 केजी की। तो यहाँ से एस आ जाएगा 7.5 अपॉन 0.01 इंटू 1000, और सोल्व करोगे तो डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है वो मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज करने से कैसे इफेक्ट होगा। तो टी ये होता है टी इज इक्वल टू पाई आई अपॉन डब्ल्यू इंटू जी एम का रूट। जी एम यहाँ पर मेटासेंट्रिक हाइट है, टी है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। तो इतना तो आपको पता चल रहा है कि टी है वो जी एम के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी एम को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड है वो घटेगा, टाइम पीरियड घटेगा। आंसर यहाँ पर क्या आएगा कि इट विल बी लोअर, ऑप्शन सी।
एक और मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि जीएम जितना ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम शिप वगैरह की बात करें, तो जीएम मेटासेंट्रिक हाइट जितनी ज़्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड, स्टेबिलिटी के लिए वो ठीक है बट कम्फर्ट के लिए वो नहीं है। क्योंकि अब जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनका टाइम पीरियड रिड्यूस हो जाएगा और काफ़ी क्विकली ऑसिलेशंस होंगे। तो जीएम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ये किसी टैंक में डूबा हुआ है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डायमेंशन क्या है? 1 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। ये 1 मीटर है। ये 2 मीटर होगा, इसकी परपेंडिकुलर वाला 1 मीटर होगा। फ्लोट कर रहा है वाटर में, हाफ इसकी 0.5 मीटर की डेप्थ है वो डूबी हुई है पानी में। मतलब ये अगर वाटर का लेवल है, तो इस तरीके से है कि आधा पानी में डूबा हुआ है और आधा बाहर है। वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है। तो अब इसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है। एफ भी किसके इक्वल आ जाएगा? जितना वॉल्यूम इसका सबमर्ज्ड है, जितना वॉल्यूम इसका इमर्ज्ड है बॉडी का लिक्विड में, वो कितना है? 2 इंटू 1 इंटू 0.5। 0.5 डेप्थ ये वाली है जो लिक्विड में डूबी हुई है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से 10 से, तो ये मेरा आ जाएगा किलो न्यूटन में। जो फोर्स आ रहा है वो इतना बायोन्सी फोर्स लग रहा है। अब इसका वेट है वो इसके बायोन्सी फोर्स के इक्वल होगा क्योंकि बॉडी स्टेबल है, नीचे नहीं जा रही है, मतलब वेट को बायोन्सी फोर्स है वो कंपनसेट कर रहा है। तो ये इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के। वेट ऑफ ब्लॉक किलो न्यूटन में हमसे पूछा गया है, कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन भी रिक्वायर्ड है नहीं। 0.5 इंटू 2 1 हो गया और बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक आइसबर्ग है जिसका 90% वॉल्यूम है वो इमर्ज्ड है, 10% बाहर है। बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का उसके वेट के इक्वल बायोलॉजी फोर्स होगा और इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम देखें तो ये आइसबर्ग है। इसमें क्या हो रहा है कि 0.9 वी तो इसका पानी में डूबा हुआ है, 0.9 वी तो पानी में डूबा और 0.1 वी बाहर है। बायोलॉजी फोर्स कितना लग रहा है इस पे? वाटर है जो सी वाटर है उसकी मास डेंसिटी है 1025। 1025 इंटू जी स्पेसिफिक वेट आ गया इंटू 0.9 वी। 0.9 वी इसका पोर्शन पानी में डूबा हुआ है, तो 0.9 वी ही इसने जो वाटर डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम होगा। ये एंटर हुआ तो जहां पर वाटर था वो उसने अपनी जगह बनाने के लिए उसको हटाया। तो ये बायोन्सी फोर्स है, ये इक्वल आ जाएगा इसके वेट के। अब इसका वेट क्या होगा? इसका वॉल्यूम तो वी है और इसकी अगर मास डेंसिटी है वो रो है, तो इसका वेट होगा रो इंटू जी। तो रो इंटू जी स्पेसिफिक वेट हो गया इंटू वी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इसका वेट आ गया। ध्यान रहे यहाँ पर टोटल वी लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम वेट निकाल रहे हैं ब्लॉक का। तो ब्लॉक का वेट निकालोगे तो टोटल वॉल्यूम को आप स्पेसिफिक जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से वी कैंसिल हो गया और एफ भी आ जाएगा 1025 इंटू 0.99225 भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि U है उसकी इक्वेशन ये है, V की ये है। तो अगर ये पॉसिबल फ्लो का केस है तो उस केस में लेमडा की वैल्यू क्या होगी? जहां पर भी पॉसिबल फ्लो का केस होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो अप्लाई होती है, सेटिस्फाई करते हैं जो फंक्शंस हैं वो इसको। जनरली तो ये होती है। अगर 2D की बात करें तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ये प्लस डेल वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यूज रखनी है। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? यू के फंक्शन में बाकी सबको कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो लेमडा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेमडा वाई स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, लेमडा वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स की जगह 1 आ जाएगा। -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल वाई का करेंगे तो इसका हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया
माइनस 3y³ का करेंगे तो 9y² आ जाएगा। इसको इसको और इसको ऐड करने पे 0 आना चाहिए, तो मैं दोनों को ऐड करती हूँ टर्म्स को। लैम्डा वाई, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी। लैम्डा y² माइनस 9y² इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा आ जाएगा 9 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 27 भी सिंपल है, थोड़ा सा दिखने में आपको टफ लग सकता है। यहाँ पे रो भी दिया है, तो जो रो वाली इक्वेशन है जिसमें हम रो को कांस्टेंट नहीं मानते हैं, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। वो इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन डेल टी, डेल रो यू अपॉन डेल एक्स, डेल रो वी अपॉन डेल वाई, डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहाँ पर बन रही है। अब रो आपको दिया गया है रो 0 ई माइनस 3t। अब आपको याद होगा ई रेज टू पावर के एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है के इंटू ई रेज टू पावर एक्स। बेसिकली ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स की जगह के एक्स आ रहा है, तो इसका करने के बाद हम के एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और के एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा के। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डेल रो बाई डेल टी है, ये आ जाएगा रो 0 इंटू माइनस 3 ई रेज टू पावर माइनस 3t। ये आ गया डेल एक्स, इसकी जगह क्या आएगा रो 0 ई रेज टू पावर माइनस 3t, ये तो एज इट इज आ जाएगा। और इसको अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वाले में भी ई रेज टू पावर जो आ रहा है ये रो 0 ई रेज टू पावर माइनस 3t, तो एज इट इज आ जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पर आएगा ये इक्वल आ जाएगा 4 के, और थर्ड वाले में आ जाएगा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें आ जाएगा लेमडा। तो रो 0 ई रेज टू पावर माइनस 3t इंटू लेमडा, ये तीनों टर्म लिख ली है मैंने। अब इसके साथ में, इन तीनों के साथ में मैं प्लस करके ये वाली टर्म भी लिख दूं, जो कि इक्वल है रो 0 ई रेज टू पावर माइनस 3t इंटू माइनस 3 के, इसको 0 के इक्वेट करूंगी। तो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, रो 0 ई रेज टू पावर माइनस 3t तो मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा लेमडा, पॉजिटिव है सारे, यहाँ पर बचेगा माइनस का 3। दिस शुड बी इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये वाली टर्म 0 होगी, और लेमडा आ जाएगा माइनस 11, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल तो था नहीं, बट मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स इतना पढ़ाया है, इतना ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है इस सब्जेक्ट में, मुझे लगा क्वेश्चन में डाल दूं आप लोगों के लिए। फायर होज है, नोजल है, उसका हम पूछा इसमें कि शेप कैसा होता है। जब हम फायर जो होज है उससे हम वाटर डिस्चार्ज करते हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि वाटर काफी दूर तक जाके गिरे, ताकि जहां पर भी हम फायर एक्सटिंग्विश कर रहे हैं वहां तक वो वाटर पहुंच जाए। तो इसके लिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा वो। तो वेलोसिटी ज्यादा कब होगी, क्यू इक्वल होता है एवी के। तो अगर मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर दूं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो नोजल है उसकी ऐसी शेप रखी जाती है ताकि यहाँ पर एरिया है वो बहुत कम होगा, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो ज्यादा डिस्टेंस तक पानी जा पाएगा, ज्यादा हाइट तक पानी जा पाएगा। तो यहाँ पर होगा कन्वर्जिंग शेप होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एक 90 डिग्री का नोच है, मतलब वी नोच है जिसका ये एंगल 90 डिग्री है, उसके क्यू की इक्वेशन है वो ये आ रही है एस रेज टू पावर 5/2। तो यहाँ पर सी डी ऑफ द नोच क्या होगा। क्वेश्चन काफी सिंपल है। एक तो ये है कि ऑब्वियसली आपको फॉर्मूला तो पता होना ही चाहिए, और रेक्टेंगुलर और ट्राइंगुलर के तो आपको याद रखने ही चाहिए फॉर्मूले। ये फॉर्मूला है tan θ/2 इंटू एस रेज टू पावर 5/2। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो दोनों टर्म एज इट इज आ रही है, यानी ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू इक्वल होगी 1.37 के। अब ये वाला एंगल थीटा होता है, तो tan थीटा 90 है, तो θ/2 45 डिग्री हो गया, तो ये तो हो जाएगा 1। टर्म क्या बचेगी 8/15 CD इंटू 2g का रूट
एस रेज़ टू पावर 5/2 सॉरी इसको तो हम इग्नोर कर ही रहे हैं ना, ये तो सेम आ रहा है। इसको हम इक्वल करेंगे 1.37 के। सीडी आपको निकालना है, बाकी सब कुछ आपको पता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगी कि रूट 2g की जो वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली याद रखो। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर फ्लूइड में आपको ये काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर के इनके क्वेश्चन्स आते हैं, तो आपको सोल्व करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 4.42 और याद तभी होगी जब आप इस वैल्यू को एक बार याद करने के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो फिर हो जाता है याद। तो इसको सोल्व करोगे तो 0.580 आएगा। एग्ज़ाम के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा-सा रिस्की है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो आप इसको फर्स्ट राउंड में स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस बहुत पास-पास हैं। ऑप्शंस में अगर काफ़ी ज़्यादा गैप होता तो आप इज़िली कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि फ्लो हो रहा है किसी चैनल में, वो लेमिनार है, रेनॉल्ड्स नंबर 1200 है, फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा? एफ इक्वल होता है 64 अपॉन आर ई के, काफ़ी कॉमन सा फॉर्मूला है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, पता होना चाहिए आपको। तो 24 अपॉन 1200, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 4 से इसको करेंगे तो 4, 16 आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 0.16 को आप 3 से डिवाइड करोगे इसमें, 0.16 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 0.053 आएगा आंसर, जो डी में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि बाउंड्री लेयर में वॉल शियर स्ट्रेस है, वो कितनी डिस्टेंस पे जो शियर स्ट्रेस है उसका 3 टाइम्स होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग है कि ये जो है ये कोई फ्लो हो रहा है और इसमें वेरिएशंस होंगे, शियर में भी चेंजेज होंगे। तो हमसे पूछा है कि वॉल पे जो शियर आ रहा है, ये है, इसको अगर मैं टो 0 से डिनोट कर रही हूँ, तो मेरे से ये पूछा गया है कि यहाँ पर बाउंड्री से कितनी डिस्टेंस पर टो है वो इक्वल होगा, टो 0 है वो इक्वल होगा थ्राइस ऑफ टो। मतलब ये कोई ये वाई डिस्टेंस में मैंने कोई पॉइंट लिया है, इसका स्ट्रेस अगर टो है, बाउंड्री का टो 0 है, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है और मेरे से वाई पूछा है। अब यहाँ पे लेमिनार फ्लो का जो चैप्टर है, उससे आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, डेल एक्स इंटू आर बाई टू। आर यहाँ पर सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ टो 1 टो 0 अपॉन आर विल बी इक्वल टू टो अपॉन आर। ये जो जिस पॉइंट पर स्ट्रेस टो है वो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अब यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दी मैंने, तो 3 अपॉन आर विल बी इक्वल टू 1 बाई आर। स्मॉल आर मेरा आ गया कैपिटल आर बाई 3, ये डिस्टेंस मेरी आ गई है कैपिटल आर बाई 3, ये टोटल डिस्टेंस है कैपिटल आर। ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 आर बाई 3। हम वाई क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बाउंड्री से हमसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिए है कि एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 0.02 मीटर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टोक्स है, टर्मिनल वेलोसिटी है वो 0.02 है। मतलब वो सिलेंडर है वो फॉल कर रहा है एक फ्लूइड में और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी 0.02 मीटर पर सेकंड है। क्या होता है जब हम फ्री फॉल कराते हैं किसी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का, तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग होती है। कुछ टाइम बाद फोर्सेज हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से बैलेंस करते हैं कि उनका इफेक्ट है वो कैंसिल होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है बॉडी पर और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फ्री फॉल होता है उसका। ये जो वेलोसिटी होती है इसको बोला मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से उसका फॉल होता है, फ्री फॉल तो हम इसको नहीं बोलेंगे। तो उस केस में जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ से पर हमसे पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, सीडी इक्वल होता है 24 अपॉन आरई के। पहले आपको आरई निकालना होगा, वी डी अपॉन न्यू, वी है वो 0.02 है, डीबी 0.02 है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 स्टोक्स है, तो ऐसा यूनिट में हो जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको जब आप यहाँ पे सोल्व करोगे ये आरई, उसके बाद सीडी अगर हम इससे निकाल लेंगे तो 24 अपॉन 0.4 ये इंटू 10, ये हो गया 6, तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर जो सीडी आ रहा है वो बी होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि एक पाइप है जिसकी लेंथ 1000 मीटर है, डाया 20 सेमी है। इसकी इक्विवेलेंट कोई दूसरी पाइप है जिसका डाया 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी? कहीं पर भी हम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो उसका 2 होते हैं उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये है कि कोई 2 पाइप हैं वो एक-दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो उनमें हेड लॉस है वो दोनों में सेम होगा। HF1 विल बी इक्वल टू HF2 और दूसरा Q1 विल बी इक्वल टू Q2। 2 डिफरेंट पाइप सिस्टम हैं, उनमें अगर हेड लॉस सेम है, डिस्चार्ज सेम है तो इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम होंगे। अब यहाँ पर HF इक्वल होता है FL V² अपॉन 2GD के। V है, इसको मैं Q की फॉर्म में रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे Q1 और Q2 में रिलेशन पता है कि दोनों इक्वल हैं, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। तो FL Q² 2GD इंटू A²। इसको मैं लिख सकती हूँ, एक कांस्टेंट आ जाएगा, L आ जाएगा Q² अपॉन D⁻⁵। ये HF1 है, तो HF1 आएगा L1 Q² D⁻⁵। ये इक्वल आएगा HF2 के। HF2 हो जाएगा L2 Q² अपॉन D⁻⁵। आपने नोटिस किया होगा मैंने Q1 Q2 नहीं लिखा है, क्योंकि सेम है ये तो दोनों में डिस्चार्ज। अब यहाँ से मेरे पास रिलेशन आता है कि L1 D⁻⁵ विल बी इक्वल टू L2 D⁻⁵। L1 है 1000, इसका डाया है 20, L2 मुझे निकालना है, ये ⁵, ये है 40⁵, तो L2 आ जाएगा 1000 इंटू 2⁵, यानी 32,000 आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 में दिए है कि एक सर्कुलर पाइप है जिसका डाया 0.5 मीटर है, डिस्चार्ज है वो 50 लीटर पर सेकंड की रेट से हो रहा है। हेड लॉस है फ्रिक्शन के कारण वो 0.15 मीटर है। फ्रिक्शन फैक्टर है पाइप के लिए वो 0.01 है। तो लेंथ क्या होगा पाइप का? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फॉर्मूला भी सिंपल है, बट कैलकुलेटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए कि इसमें कितनी कैलकुलेशन होने वाली है। आपको अभी करना है अटेम्प्ट या फिर सेकंड राउंड के लिए छोड़ना है इस क्वेश्चन को, और ये प्रैक्टिस से आएगा। HF इक्वल होता है FL V² अपॉन 2GD। अब यहाँ पे HF दिया गया है हमें, HF हेड लॉस है, हेड लॉस 0.15 दिया गया है, फ्रिक्शन फैक्टर 0.01 है, लेंथ निकालना है तो HF की वैल्यू हम रख देंगे 0.15, F है 0.01, लेंथ हमें निकालना है, V आपको निकालना पड़ेगा। अब Q दे दिया इन्होंने तो V भी आपको निकालना पड़ेगा। Q दिया है तो V हो जाएगा Q अपॉन A, Q 50 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन π/4 इंटू D², D है 0.5 तो इंटू 0.5 का स्क्वायर, इससे आप V निकालोगे, उसका स्क्वायर फिर यहाँ पे रखोगे, नीचे आएगा 2 इंटू 9.8 इंटू डाया है 0.5। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो 2263 आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर 5 मीटर है। वो क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती से, ओके, जो पिछले पेज पे किया है वही है। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि वाटर फ्लो कर रहा है 800 मीटर लॉन्ग सर्कुलर पाइप से जिसका डाया 30 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 0.26 मीटर पर सेकंड है, फ्रिक्शन फैक्टर 0.016 है, तो हेड लॉस क्या होगा? HF इक्वल होता है FL V² अपॉन 2GD के। अब यहाँ पर F है 0.016, ये 800 है लेंथ, V आपका 0.26 इंटू 0.26 हो जाएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू D है वो डायमीटर है, डायमीटर 30 सेंटीमीटर है तो 0.3 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 14.42 आएगा। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन है, बस बाकी कुछ नहीं है। 14.42 आएगा तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जी का इन्होंने शायद 9.81 लोगे तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि कोई पाइप में हेड लॉस फ्रिक्शन के कारण
है वो क्या होगा? अगर लेंथ 30 किलोमीटर है, डाया 80 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है, फ्रिक्शन फैक्टर भी दिया है कि 0.032 ले लीजिए आप। तो HL है जो हेड लॉस, वो यहाँ पर आ जाएगा 0.032F, मतलब फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं ऊपर, V² / 2GD। तो 0.032 इंटू 3000 किलोमीटर में है, तो हम इसको mm में ले लेते हैं। mm में, सॉरी, मीटर में ले लेते हैं, क्योंकि बाकी को भी हमने मीटर में ही लिया है। मतलब लेंथ को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वेलोसिटी है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको भी मीटर में ही 0.3 ले लेंगे। 0.3 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8 इंटू डी यहाँ पर आएगा जो डाया है, और डाया है 80 सेमी, तो ये 0.8 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो 5.5 आएगा, सी होगा आंसर। नेक्स्ट 38 साइफन का है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि एक साइफन को हम यूज कर रहे हैं वाटर ड्रॉ करने के लिए। डायग्राम क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपको खुद प्लॉट करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहे हैं, और डिस्चार्ज बी में जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रहा है। तो एलिवेशन डिफरेंस ए और बी के बीच में 10 मीटर है, तो वेलोसिटी बी पॉइंट पर क्या होगा? ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ से हम वाटर ले रहे हैं और यहाँ पर डाल रहे हैं। साइफन हम कब बोलते हैं कि बीच में, इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है कि इनिशियली ऊपर जाती है पाइप, फिर नीचे आती है। कोई हिल वगैरह आ गया बीच में, तो आप सीधा नहीं ले जा सकते पाइप को। अब इस पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, तो और इसका जो हेड है वो जेड ए अगर डिनोट करूं, इस बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो ये जेड बी है। इनके बीच का डिस्टेंस दी गई है 10 मीटर। तो यहाँ पे अब मैं इक्वेशन लिखूं, अगर ए पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखूं, तो ए पॉइंट पे क्या है? ये होती है टोटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी की इक्वेशन। तो ए पॉइंट पे क्या है? कोई प्रेशर है। अगर मैं गैस प्रेशर की बात करूं, तो ए पर तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, तो प्रेशर तो यहाँ पर कुछ है नहीं, जीरो हो गया। कुछ वेलोसिटी भी ए पर नहीं है, V² / 2G वाली टर्म भी जीरो हो गई। जेड की वैल्यू यहाँ पर जेड ए है। बी पॉइंट पर जो एनर्जी है, ए पॉइंट पर जो एनर्जी है, वो इक्वल होंगे दोनों एक दूसरे के, बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो बी पर भी क्या है? क्या यहाँ पर कोई प्रेशर है? एटमॉस्फेयर प्रेशर कंडीशन है, तो यहाँ पर भी कोई प्रेशर तो नहीं है, ये टर्म तो जीरो हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी जरूर होगी, क्योंकि ये पाइप में से पानी आ रहा है, तो यहाँ एग्जिट कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो होगी V²/2G, और डेटम हेड होगा ZB। तो V²/2G इक्वल आ जाएगा ZA माइनस ZB, जो कि है 10 के इक्वल। यहाँ से VB आ जाएगा आपका 2 इंटू 9.8 का रूट इंटू 10 है, और इसका रूट, इसको अगर आप करोगे तो ये आएगा 14 आएगा, तो बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी है, उसके डायमेंशंस क्या होती हैं? तो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला होता है 2π/t। तो पाई तो डायमेंशन लेस है, टी का हो जाएगा m0 l0, t-1 आ जाएगा, क्योंकि टी नीचे आ रहा है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया है कि जो डायमेंशंस यहाँ पर दी गई हैं, कौन सी डायमेंशन है वो रिप्रेजेंट करेगी प्रेशर को? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होता है m इंटू ए, m का हो जाएगा m1, a का हो जाएगा l1 t-2, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये फोर्स पे होगी डिवाइडेड बाय एरिया l²। इसको आप शॉर्ट करोगे, सोल्व करोगे, तो m l-1 t-2, बी आ जाएगा आंसर।